ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जियांग को देखते हैं जो अपने सपने के बारे में बात कर रही होती है और मन में कहती है कि मुझे हर रोज एक बहुत ही अजीब सा सपना आता है और उस सपने में मैं अपने अपनों को ही अपने खिलाफ खड़ा हुआ देखती हूँ। मुझे नहीं पता ये सपने सच है या नहीं, लेकिन अगर ये सपने सच हुए तो। जिसके बाद हम उसके सपने को देखते हैं जिसमें एक लड़का जो कि उसका हस्बैंड जी युआन था जियांग पर बहुत जुल्म कर रहा होता है और जियांग जो कि काफी जख्मी हालत में फ्लोर पर गिरी होती है उसके पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतने पैसे ना होते तो मैं कभी भी तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं। मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए की है, इसलिए तुम्हें खुद को लकी फील करना चाहिए कि मैं तुम्हें मिला। तुम्हारा काम था कि तुम चुप करके मेरे साथ रहती, लेकिन तुमने फालतू में इतना ड्रामा क्रिएट किया है। मैं कोई पहला आदमी नहीं हूँ जिसने बाहर कोई मिस्ट्रेस रखी हो। ये तो अक्सर मेरे जैसे अमीर लोगों के शौक होते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि जियांग की प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी और उसकी वजह से उसे बहुत ब्लीडिंग हुई थी और एक्स्ट्रा ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और जियांग की मौत के बाद जियांग के डैड और ब्रदर दोनों ही बिल्डिंग से जंप करके अपनी जान दे देते हैं और ये देखकर उसकी मॉम भी पागल हो जाती है और उसके जाने के बाद उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। जिसके बाद हम जी युआन को देखते हैं जो अपनी मिस्ट्रेस के साथ सबके सामने एक ग्रैंड वेडिंग करता है और बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। उसको कोई परवाह नहीं होती जी युआन या उसके घर वालों की। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, आज 25 नवंबर 2025 डेट थी और जियान और जी युआन की अब तक शादी नहीं हुई थी। जिसके बाद जियांग टाइम देखती है और कहती है इस टाइम वो अपनी उसी गर्लफ्रेंड के साथ होगा जिसके साथ वो पिछले 8 साल से रिलेशनशिप में है। जिसके बाद वो उन दोनों की पिक्चर देखती है और कहती है कि अगर मेरा सपना सच है तो इस वक्त वो दोनों जी युआन के ऑफिस में एक दूसरे से रोमांस कर रहे होंगे। यही मौका है मेरे पास कि मैं अपने फ्यूचर को चेंज कर सकूं। जिसके बाद हम जी हुआन और याओ याओ को देखते हैं जो एक दूसरे से रोमांस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो तेजी से जी हान के ऑफिस की तरफ जा रही होती है। जी हान की सेक्रेटरी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो बस जल्दी से जल्दी जी हान के पास पहुंचना चाहती थी। वो ये जानना चाहती थी कि जो सपने उसे इतने टाइम से परेशान कर रहे हैं वो सच भी है या नहीं। जिसके बाद जिया उसके ऑफिस का दरवाजा खोलती है और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है लेकिन कोई भी रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से गुस्से से चली जाती है और मन में कहती है मतलब जो भी मैंने अपने सपने में देखा था वो सब सच था। और जी युआन जियांग को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसके पीछे भागता है और उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है मेरी बात तो सुनो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे भी ये एक नॉर्मल बात है स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। वो सिर्फ मेरी हेल्प कर रही थी। तुम मुझसे जेलस क्यों हो रही हो? वो तो सिर्फ एक सेक्स टूल है मेरे लिए, लेकिन तुम तो मेरा प्यार हो। हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आज के बाद मैं किसी और लड़की को टच नहीं करूंगा, आई स्वेयर। लेकिन प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो यार। तो वो जियांग हाथ छुड़वाती है और कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मॉम चाहती है कि आज रात हम दोनों डिनर पर जाएं तो तुम टाइम से पहुंच जाना। तो वो कहता है तुम कितनी अच्छी हो, मुझे पता था कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। जिस पर वो उसको टेक केयर कहकर मन में कहती है कि अगर मेरे डैड ने तुम्हारी कंपनी में इतने पैसे इन्वेस्ट ना किए होते तो मैं अभी तुम्हारी गर्दन मोड़कर तुम्हें यहीं पर जिंदा दफना देती। और वो उसको धक्का देकर खुद से दूर करती है और काम में बैठ जाती है। तो वो कहता है अरे तुम कहाँ जा रही हो, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जिया उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है मेरे पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी बातें सुनूं। और कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है और वो उसको रोकता रह जाता है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। तो उसकी कार को जाता हुआ देखकर वो मन में कहता है कि अगर तुम इतनी सुंदर नहीं होती तो मैं तुम्हारा ये एटीट्यूड 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता। खैर बस एक दफा शादी होने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हारी ये सारी अकड़ भी निकालूंगा। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो मन में कहती है कि अब मुझे पूरी स्टोरी पता है तो अब मैं वो नहीं होने दूंगी जो सब मेरे सपने में हुआ था। इसके बाद वो अपने मॉम डैड को कॉल करती है और कहती है कि मुझे आप सबसे अर्जेंटली बात करनी है। जिसके बाद वो उनसे घर मिलने जाती है और उन सबके साथ बैठकर बात करती है और कहती है कि मैंने ऐसे ऐसे सपने देखे हैं जिसकी पहली बात एकदम पूरी हो गई है। आगे की बातें भी मुझे यकीन है कि सच है। अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो आप लोग खुद देख लीजिए। तो उसकी मॉम कहती है तुम हमारी प्यारी बेटी हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तुम पर यकीन ना करें? तुम जो कह रही हो वो ठीक ही होगा। जिसके बाद उसके डैड कहते हैं कि मुझे दुख है,
मैंने तुम्हारा रिश्ता एक गलत इंसान के साथ तय कर दिया, लेकिन अभी भी वक्त है। थैंक गॉड हमें ये सब कुछ पहले पता चल गया। और उसका भाई तो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं अभी जीयोन को सबक सिखाता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जियांग के डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें क्या लगता है कि उसको मारने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, बच्चों वाली हरकतें मत करो। हमें इस प्रॉब्लम को बहुत समझदारी से सॉल्व करना होगा। और ये सुनकर जियांग बहुत खुश होती है कि उसके घर वाले उसके साथ हैं। जिसके बाद उसके डैड कंपनी में कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमने जो जी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट साइन किया था, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको कैंसिल कर दो। हमें उनके साथ कोई ऑपरेशन नहीं करनी। ये सुनकर जियांग एकदम खुश हो जाती है, यानी अब उसको जी ह्यान के सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ अपने डैड की इन्वेस्टमेंट की वजह से उसे कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके डैड के लगाए हुए पैसे डूब ना जाएं और इससे उनकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए। जिसके बाद उसके डैड कहते हैं, मैंने प्रोजेक्ट तो कैंसिल कर दिया है, लेकिन इससे हमारी कंपनी को काफी लॉस होगा और अब तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो जियांग कहती है, जी आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तभी उसका फोन बजता है और वो कॉल रिसीव करती है तो वो जी युआन का होता है, जो उसे कहता है कि तुम इतनी बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही हो, समझने की कोशिश करो। मैं एक सीईओ हूँ और मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। वो सब जो तुमने देखा वो सिर्फ मेरी इस स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने का एक तरीका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। ये सब कुछ एक नॉर्मल बात है। तो वो कहती है, हाँ ठीक कह रहे हो तुम, मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ। तो मुझे भी अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए किसी अच्छे से लड़के को ढूंढना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि तुम्हें इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सब तुम्हारी नजर में एक नॉर्मल बात है। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे माफ कर दो और फिर हम दोनों की शादी के बाद तुम जो चाहे कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद वो कॉल कट कर देती है और ये सब कुछ उसकी पूरी फैमिली भी सुन रही होती है और वो उनसे कहती है, देखेंगे अब इसका असली चेहरा। तो उसकी मॉम कहती है, क्या ये सब कुछ हमारी गलती की वजह से हुआ है? हमने ही तुम्हारे लिए गलत पर्सन को सिलेक्ट किया है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा होगा, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो। तो वो कहती है, नहीं मॉम, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो खुशी है कि गॉड ने मुझे दूसरा मौका दिया और इस आदमी की सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना बाद में मैं क्या करती, सारी जिंदगी रोती रहती। नेक्स्ट सीन में हम जी युआन को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तो उसके दोस्त उससे कहते हैं, अब जियांग वेडिंग कैंसिल कर देगी, उसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। तो वो स्माइल करता है और कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी नजर में तो ये एक छोटा सा मैटर है। आई होप वो जल्द ही इसे भूल जाएगी। तभी उसका एक फ्रेंड कहता है, और अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो? तब वो कहता है, नहीं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। लोग नहीं जानते, वो मेरे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो क्लब में डांस कर रही होती है। तभी उसकी दोस्त उसे कहती है, क्या तुम्हें तुम्हारे ब्रेकअप पर कोई दुख नहीं है? तो वो कहती है, नहीं, मुझे तो खुशी है कि इसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया यार। फिर वो कहती है, आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? जिस पर जियांग उससे कहती है कि अब बस मुझे एक हैंडसम सा लड़का ढूंढना है। तभी उसकी नजर हमारे मेल लीड यू पर पड़ती है, जो एक साइड पर बैठा किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। तब जियांग अपनी दोस्त से कहती है कि देखो वो लड़का कितना हैंडसम है, अब देखना दोस्त का जादू। अब तुम्हारी दोस्त उस लड़के को 2 मिनट में पटाकर दिखाएगी। इसके बाद वो यू के पास जाती है और उसके एकदम क्लोज होकर कहती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? जिसके बाद वो उसे एकदम अपने करीब करती है और किस करने लगती है। तो यू उसे खुद से दूर करता है और मन में कहता है कि कितनी अजीब बात है, इस लड़की के छूने से मुझे एलर्जी नहीं हुई, नहीं तो कोई भी लड़की मुझे सिर्फ टच कर ले तो मुझे एलर्जी हो जाती है, सांस नहीं आता, लेकिन ये लड़की कुछ खास है। जिसके बाद वो जियांग से कहता है, क्या तुम होश में हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? तो वो एकदम होश में आती है कि मैं क्या कर रही हूँ और उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यू उसे अपनी तरफ खींचता है और किसिंग करने लगता है। और जियांग जो काफी ड्रंक थी, पहले तो एंजॉय कर रही होती है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है तो वो उसे पीछे करती है और वहाँ से भाग जाती है। उसको देखकर यू स्माइल करता है। जिसके बाद उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है कि मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, हम उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको टच करने की? लेकिन यू एकदम रिलैक्स होता है और कहता है कि मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई, ये लड़की काफी इंटरेस्टिंग है, तुम देखना ये लड़की किसी और को हायर नहीं कर सकेगी और ना ही किसी से इंटीमेट हो पाएगी। मुझे लगता है ये किसी को ढूंढ रही है अपने लिए। और खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है हमारी सिस्टर इन लॉ मिल गई है। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं, जो रोड पर चल रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है, तुम मुझे पूरी रात के लिए हायर क्यों नहीं कर लेती? तो वो कहती है, मैं उसको देखकर बहक गई थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ
कि मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ और अच्छे घर की लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। तो उसकी दोस्त उसे कहती है सच सच बताना कि तुम्हें उस हैंडसम गाय को किस करके कैसा लगा, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर जी युआन तो जियांग कहती है ओहो, उस जी युआन का नाम लेकर तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। ऑफ कोर्स उस हैंडसम लड़की की तो बात ही अलग थी। और अभी वो ये बात कर ही रही थी तभी जी युआन उसे कॉल करने लगता है तो वो कट कर देती है, लेकिन वो बार बार कॉल कर रहा था तो वो पिक कर लेती है और कहती है हेलो हाँ कैसे हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही, कहाँ हो तुम। तो वो कहती है तुम्हें इससे क्या, मैं जहाँ पर भी हूँ। वैसे भी हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि हम दोनों एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो वो कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, बताओ मुझे कहाँ हो तुम। लेकिन वो कहती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद आ जाऊंगी। और कॉल कट कर देती है, जो देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसके फोन पर एक पिक्चर आती है जिसमें जियांग यू को किस कर रही होती है और उस पिक्चर को देखकर तो वो एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी याओ याओ उसके एकदम क्लोज आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे लगता है फिर से तुम्हारी फियांसे ने तुम्हें अपसेट कर दिया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे प्यार के। और ऐसे ही उसे मक्खन लगाने लग जाती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर पीछे करता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो। जिसके बाद वो से कहता है कि अब हम दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट खत्म करना होगा। डोंट वरी, मैं जब जियांग से शादी कर लूंगा फिर उसके बाद मैं तुमसे कांटेक्ट जरूर करूंगा, लेकिन तब तक हम दोनों का कांटेक्ट खत्म रहना चाहिए। मुझसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और वहाँ से चला जाता है, जबकि याओ याओ एकदम हैरान होकर उसे देखती रह जाती है। जिसके बाद वो और उसके डैड जियांग के घर के बाहर खड़े होते हैं। उसके डैड उसे कहते हैं कि अब तो मैं ये सारा मैटर सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना, शादी से पहले ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि एक बार तुम्हारी शादी जियांग से हो जाए तो उसके बाद तुम कोई अफेयर मत चलाना, वरना फिर तुम्हारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कहता है जी डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी वहाँ जियांग आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम कैसे बात कर रही हो, हम रिलेटिव्स बनने वाले हैं, तुम्हें हमसे थोड़े अच्छे से बात करनी चाहिए। और कहते हैं कि मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने आया हूँ। तो वो कहती है हाँ मैंने माफ कर तो दिया है तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ ये तुम्हारा आखिरी चांस है, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगी। जो सुनकर जियांग के डैड उसे कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये कभी भी ये रिश्ता नहीं तोड़ेगी, क्योंकि इससे इसके फादर के बिजनेस को नुकसान होगा और तुम इस बात से पूरा फायदा उठाना। जिसके बाद जी युआन जियांग से कहता है हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, और कसम उठाने लगता है। लेकिन तभी जियांग उसे कहती है एक मिनट रुको, और उसकी वीडियो शूट करने लगती है और उसे कहती है कि अब बोलो। तो ये देखकर जी युआन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अपने गुस्से को अपने अंदर ही रखता है और स्माइल करता है और कहता है हाँ ठीक है बना लो वीडियो, और वीडियो शूट करवाता है। जिसके बाद जियांग वो वीडियो याओ याओ को फॉरवर्ड करती है और कहती है कि देख लो तुम्हारी औकात, और हंसने वाला इमोजी सेंड करती है, जो देखकर याओ याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरी औकात दिखाओगी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी क्या इंपॉर्टेंस है जी युआन की लाइफ में। जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट उसे कहता है कि आज मैडम यहाँ आने वाली हैं। तो वो कहता है पक्की खबर है ना। तो असिस्टेंट कहता है हाँ एकदम पक्की खबर है, मैडम यहाँ पर आने वाली हैं, लेकिन उनकी शादी होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए ठीक है। ये सुनकर यू कहता है अभी तुमने खुद कहा कि शादी होने वाली है, पूरी तो नहीं हुई ना, तो इसका मतलब मेरा चांस अब भी है, चलो। जिसके बाद वो दोनों बुटीक के अंदर जाते हैं, जहाँ जियांग वेडिंग गाउन पहनकर खड़ी थी और बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन जी उसे देख ही नहीं रहा था। तो वो उसे कहती है क्या तुम मुझे वेडिंग गाउन में देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम जो भी पहनो तुम पर सुंदर लगता है। जिसके बाद हम यू को देखते हैं, जो छुप छुप कर जियांग को देख रहा था। इधर जी युआन जियांग की तरफ ध्यान देने ही लगता है, लेकिन तभी उसके फोन में मैसेजेस आने लगते हैं। वो मैसेजेस चेक करता है तो वो याओ याओ के थे, जो किसी और आदमी के साथ थी, और ये देखकर जी युआन को बहुत गुस्सा आता है और वो जियांग से कहता है कि मेरी कंपनी में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो मुझे जाना होगा उसे सॉल्व करने के लिए। जियांग कहती है हाँ ठीक है, अगर इतना ही अर्जेंट है तो तुम चले जाओ, लेकिन याद रखना जो तुमने मुझसे वादा किया था। तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं याद रखूंगा, तुम फिक्र मत करो।
इसके बाद वो याओ याओ के पास जाता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और आदमी के पास जाने की। तो वो कहती है तुमने तो कहा था कि मैं तुमसे कांटेक्ट ना करूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे कांटेक्ट में रहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं किसी से भी शादी कर सकती हूँ और इसी वजह से मैंने मिस्टर वेंग के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने का फैसला किया था। तो वो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ मिसेस जी का टाइटल के अलावा मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो उसे खींचकर कार में लेकर जाता है जहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं और ये सब कुछ एक फोटोग्राफर दूर से शूट कर रहा होता है। और जब दोनों कार में अपने कपड़े पहन रहे होते हैं तभी कोई वहाँ आता है और जी युआन के सिर पर हिट करता है। सीन यहाँ पर चेंज होता है, हम जी युआन और उसके डैड को देखते हैं जो पार्टी में सबका वेलकम कर रहे होते हैं। जी युआन के सिर पर पट्टी बंधी होती है और उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जब से तुम पैदा हुए हो तुमने मेरे लिए हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट की है, कब तुम सुधरोगे। तभी वहाँ यू आता है तो उसे देखकर वो दोनों बाप बेटे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमें उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस वेडिंग में आने वाले हैं। तो यू मन में कहता है कि मैं कैसे ना आता, इतना अच्छा शो मैं मिस कैसे कर सकता था। इसके बाद जी युआन उसे वेलकम करता है और बैंक्वेट के अंदर लेकर जाता है और थोड़ी देर बाद ही वेडिंग स्टार्ट होती है और स्टेज पर ब्राइड को बुलाया जाता है लेकिन वो नहीं आती। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि जियान नहीं आएगी। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और जी युआन कहता है इसका क्या मतलब, वो क्यों नहीं आएगी। तो वो कहती है कि आने से पहले सबको एक वीडियो दिखाया जाएगा जिसमें तुम दोनों की लव स्टोरी उसने रिकॉर्ड की है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और सारे गेस्ट से कहता है कि हाँ हम पहले जियांग का प्रिपेयर किया हुआ गिफ्ट देखेंगे, फिर उसके बाद वेडिंग स्टार्ट होगी। इसके बाद वीडियो स्टार्ट होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जी युआन पहले मेंटली इल था लेकिन जियांग उससे इतना प्यार करती थी कि उसने उसे इस हालत में भी कभी अकेला नहीं छोड़ा बल्कि हमेशा उसका साथ दिया और उसकी देखभाल की जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो गया। और ये सब देखकर सारे गेस्ट जियांग की तारीफ करने लगते हैं कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है और ये सब देखकर यू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वीडियो चेंज होती है और उस दिन वाला क्लिप चलने लगता है जब जी युआन और याओ याओ कार में इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर जी युआन एकदम शॉक हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से ये बंद करो, लेकिन तब तक सारे गेस्ट वो सब देख चुके होते हैं। और तभी वहाँ जियांग ब्लैक ड्रेस में आती है, बहुत सुंदर लग रही थी। जी युआन उससे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात सुनो, लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना और आज हमारी वेडिंग नहीं हो रही। जी युआन कहता है मजाक मत करो। तो जियांग कहती है नहीं ये मजाक नहीं है। इसके बाद वो गेस्ट की तरफ मुड़ती है और यू जल्दी से छुप जाता है ताकि वो उसे देख ना पाए। और जियांग सबको कहती है कि आज हमारे रिलेशनशिप का फ्यूनरल था जिसमें आप सब के आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसके बाद जी युआन उससे कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो, एक और चांस दे दो, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। तो जियांग कहती है मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुम सुधरने वाले नहीं हो। अब मुझे समझ में आ गया है कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। मैं सारी जिंदगी तुमसे इस बात पे नहीं लड़ सकती कि तुम कब किस लड़की के बेड पर हो, और अब अगर तुम मेरे पैरों में भी गिर जाओ तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और वहाँ से चली जाती है। जी युआन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी यू उसके पास आता है और कहता है कि अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जी युआन कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर ना करें। तो यू कहता है मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब अगर तुमने इस लड़की को हैरेस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी वार्निंग है। और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जी युआन के डैड सारे गेस्ट से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ आप सब लोग अब जा सकते हैं क्योंकि ये वेडिंग नहीं होने वाली। और तभी जी युआन अपने डैड को एक्सप्लेनेशन देने लगता है लेकिन वो उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे बात मत करो, और वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। इसके बाद जी युआन अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है क्योंकि उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी याओ याओ भागकर उसके पास आती है और कहती है कि क्या हो रहा है आपको, क्या आप ठीक हैं, आपकी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन तभी वो उसे धक्का देता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना, तुम उस दिन मुझे मैसेज करती तो मैं तुम्हारे पास आता और ना ये सब कुछ होता। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि जी युआन से उनकी जान छूट गई। और तभी जी युआन का भाई उसे तंग करने के लिए मजाक करने लगता है और स्पीच देने लगता है जिसपे सब लोग हंसने लगते हैं। और तभी जियांग कहती है आप सबका थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं कभी भी ये ना कर पाती।
इसके बाद जियांग के डैड उसे कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, तुमने अपनी मर्जी बहुत कर ली, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करूंगा। लेकिन जियांग उन्हें मना कर देती है और एक बार में अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने पहुंच जाती है। और यू को जब ये बात पता चलती है तो वो उस बार में ही एक मेल मॉडल बनकर पहुंच जाता है। जियांग उसे ही चूज करती है और उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारा फेस देख सकती हूँ। तो वो अपने फेस से मास्क उतारता है तो वो उसे पहचान लेती है और कहती है कि तुम यहाँ काम करते हो। तो वो कहता है नहीं, काम तो नहीं करता, लेकिन आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ। तब जियांग उससे कहती है मुझे तुम बहुत अच्छे लगे हो, क्या तुम मुझे बेबी दे सकते हो। तो वो कहता है क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। जिस पर वो बाहर निकल जाती है और मैनेजर से कहती है कि मेरे लिए कोई और आदमी ढूंढो, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। तभी वो उसे दोबारा रूम में खींचता है और कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी हर शर्त एक्सेप्ट है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि चलो बेबी करते हैं और दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। तो जियांग उसे रोकती है और कहती है इतनी भी जल्दी क्या है, मैं तुम्हें जगह और वक्त बताऊंगी। और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसके अकॉर्डिंग उसे प्रेग्नेंट करना था और इसके बदले में जियांग उसे 10 मिलियन देने वाली थी। इसके बाद वो बाहर आती है और मैनेजर को कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, एक अच्छा लड़का ढूंढा है, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग उस बार से निकल ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ जी युआन आ जाता है और उसे देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसी जगह पर मुंह मारने आओगी। तो वो कहती है क्या अब हमारे एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो वैसे होगा कि तुम मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करो। तभी वो उसके सामने नी डाउन हो जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं करूंगा, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, सब कुछ भूलकर सिर्फ एक चांस दे दो। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हारा और मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। और जब वो उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ रहा होता है तो जियांग अपना हाथ छुड़वा रही होती है और तभी उसके हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। तो जियोन का असिस्टेंट वो पेपर्स उठाकर उसे देता है और वो पेपर्स पढ़कर हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम किसी और के साथ बच्चा पैदा करने वाली हो, तुम चाहती हो कि कोई और तुम्हें प्रेग्नेंट कर दे। तो वो कहती है ये मेरी लाइफ है और मैं अपने पैसे खुद अर्न कर सकती हूँ, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। लेकिन तभी याओ याओ वहाँ आ जाती है और कहती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जियोन तुमसे कितना प्यार करता है और तुमसे बार बार माफी मांग रहा है, लेकिन तुम फिर भी उसे माफ नहीं कर रही, तुम उसे टॉर्चर क्यों कर रही हो। लेकिन तभी जिया उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियोन का दोस्त उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जिया अब तुम्हारे साथ रहना चाहती है और वो तुम्हें माफ करेगी, तो मुझे लगता है कि तुम्हें याओ याओ के साथ ही अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, और वैसे भी वो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम उसे इतना पसंद करते हो। तो जियोन कहता है अपनी बकवास बंद करो और ये याओ याओ जिया के सामने कुछ भी नहीं है, इस वजह से मुझे सिर्फ वही चाहिए, और याओ याओ को पीछे करके वहाँ से चला जाता है। ये बात उसे बहुत बुरी लगती है और वो कहती है अच्छा ये जिया खुद को समझती क्या है, अब मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। इसके बाद वो किसी रिपोर्टर को कॉल करती है और कहती है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है, मिस जिया ने एक मेल मॉडल हायर किया है ताकि वो उससे प्रेग्नेंट हो सके। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो अपने डैड के साथ लैंड ऑक्शन में होती है और उसकी रेट उससे पूछते हैं। वे कहते हैं कि ये ज़मीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट प्लान किया है जो बिलियंस में जाएगा, मैं ये ज़मीन ज़रूर खरीद लूंगी। तभी कुछ लड़कियां उसे देखकर बात करने लगती हैं और कहती हैं कि इसका बॉयफ्रेंड इसे दम कर दिया जबकि ये इतनी सुंदर दिखती है। ये सुनकर जियांग के डैड उन लड़कियों पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम लोग कौन होते हो मेरी बेटी पर कमेंट पास करने वाले। तभी जियांग कहती है डैड मेरे पास सब कुछ है, मैं ब्यूटीफुल भी हूँ, मेरे पास बहुत पैसे भी हैं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि एक चाइल्ड मेरी जिंदगी में आ जाए, उसके बाद मेरी जिंदगी में खुश रहूंगी, मेरी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद ऑक्शन शुरू होता है और उस ऑक्शन में जियोन और यू भी अटेंड कर रहे होते हैं। जब उस जमीन की बोली लगना शुरू होती है तो जियोन उसे कहता है अभी भी वक्त है, तुम मान जाओ और हम लोग इस जमीन को आधा आधा खरीद लेते हैं। तो जियांग कहती है तुम मुझसे दूर रहो तो ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तभी वो जमीन 10 मिलियन में यू खरीद लेता है, लेकिन वो अपने असिस्टेंट को सामने करता है, खुद सामने नहीं आता और सब कुछ ऊपर से खड़ा होकर देख रहा होता है। इसके बाद उसका असिस्टेंट सबके सामने वो जमीन जियांग को गिफ्ट कर देता है और कहता है
है, ये हमारे CEO की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि 10 मिलियन का गिफ्ट उसने ऐसे ही दे दिया। जियान का तो मुंह देखने लायक होता है, तो जियान से कहती है सॉरी, मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मेरे पास बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर ऊपर खड़ा यू खुशी से पागल हो जाता है और डांस करने लगता है। ये देखकर उसके गार्ड्स कहते हैं पता नहीं सर को क्या हो गया है, मुझे लगता है सर पागल हो गए हैं। मैडम ने उनका गिफ्ट रिजेक्ट कर दिया, फिर भी डांस कर रहे हैं। इसके बाद यू का असिस्टेंट जियांग से कहता है ये गिफ्ट हमारे CEO ने आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए दिया है, बस प्लीज एक्सेप्ट कर लो। तो वो गिफ्ट ले लेती है। इसके बाद वो अपने डैड से पूछती है क्या तुम सच में इस आदमी को नहीं जानते? तो वो कहती है नहीं, मैं नहीं जानती। तभी जी युआन उससे कहता है कौन है ये पर्सन जिसने तुम्हें ऐसे ही 10 मिलियन की जमीन गिफ्ट कर दी? तुम्हारा जरूर इससे कोई रिलेशनशिप होगा। तो वो कहती है अगर रिलेशनशिप है भी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मेरे मैटर में इंटरफियर नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। जिसके बाद याओया उसे कहती है कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो उसे छोड़ दो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, वैसे भी हो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तो वो उसे धोखा देता है और कहता है कि वही मुझे डिजर्व करती है, तुम जैसी टू टेक की लड़कियां तो हर जगह मिल जाती हैं। ये सुनकर हर कोई जियान को बुरा भला कहने लग जाता है और कहते हैं कि ये लड़की कितनी स्वीट है और कितनी काइंड है, लेकिन जियान फिर भी उसकी कोई कदर नहीं कर रहा। जिसके बाद वो उन सब पर गुस्सा करने लग जाता है और उन सबको वहाँ से भगा देता है और फिर याओ याओ भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और जियान के डैड उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि एक दफा शादी होने दो, शादी से पहले तुम कोई मैस नहीं फैलाओगे, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब जो भी हुआ है ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी तरफ हम जियांग और उसके डैड को देखते हैं जो भी हैरान थे कि वो कौन CEO है जो इतना जेनरस है, जिसने ये जमीन ही उसके नाम कर दी। और जियांग अपने डैड से कहती है कि हमें ये वापस कर देनी चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं लेकिन उसने साफ साफ कहा है कि वो ये गिफ्ट वापस नहीं लेगा मुझे। तो वो पर्सन बहुत अच्छा लगा है। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी उसके दोस्त वो कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है जो तुम खुद को सेल करने पर आ गए हो? ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई जो 10 मिलियन के बदले तुमने अपने आप को ही सेल कर दिया? तो वो कहता है ये तुम लोगों का मैटर नहीं है, तो मेरे मामले में टैंग मत आओ। लेकिन वो लोग उसकी जान छोड़ने वाले नहीं होते और कहते हैं हमें बताओ ये क्या मैटर है? तो वो कहता है ये लव का मैटर है। जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है क्या तुम पागल हो, तुम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कैसे कर सकते हो? इसमें साफ साफ लिखा है कि एक दफा तुम उसे प्रेग्नेंट कर दोगे तो फिर तुम उससे दोबारा नहीं मिल सकते और फिर तुम उसके बच्चे की शक्ल भी नहीं देख सकते जो असल में तुम्हारा ही होगा। लेकिन यू तो जियांग की यादों में खोया हुआ था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था इन टर्म्स एंड कंडीशन से। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो जियांग और अपने लिए रूम कस्टमाइज करवाता है और एक एक चीज अपनी पसंद से अरेंज करवाता है। जिसके बाद वो रूम में बैठा जियांग का वेट कर रहा होता है और बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। तभी वो खुद से कहता है क्या हो गया है, बी अ मैन, तुम कर सकते हो। और फिर वार्म अप करने लग जाता है। तभी जियांग वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूँ, इसलिए मैंने सोचा पहले वार्म अप करके अपनी बॉडी को गर्म कर लेता हूँ। तो वो कहती है अच्छा। उसके बाद दोनों ही बहुत नर्वस हो रहे होते हैं। तभी यू उसे किस करने लगता है तो जियांग उसे पीछे करती है और बेड पर धक्का देती है और कहती है सबसे पहले कपड़े उतारते हैं। जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब जियांग की आंख खुलती है तो वो चुपके से अपने कपड़े उठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और मन में कहती है कि आई होप मैं इस दफा प्रेग्नेंट ना हो जाऊं और बार बार मुझे इसके पास ना आना पड़े। और वो उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम यू को बाहर आते देखते हैं तो उसके फ्रेंड्स उसके वेट में वहीं पर बैठे सो रहे होते हैं और ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि यू को कोई भी एलर्जी नहीं हुई, क्योंकि यू को नॉर्मली किसी भी लड़की से इंटरेक्ट करने के बाद एलर्जी हो जाती है। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो ऑफिस में बैठी होती है और मन में कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ होगी। ओह मेरी कमर में कितना दर्द हो गया है। तभी जी युआन उसे बार बार कॉल कर रहा होता है तो वो उसकी कॉल उठा लेती है और कहती है क्या है, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तो वो उसे कुछ बोलने ही नहीं देती और उसका फोन कट कर देती है। लेकिन तभी वो ऑफिस के अंदर आ जाता है तो जियांग का असिस्टेंट उसे कहता है आई एम रियली सॉरी मैडम, मैं इनको रोक नहीं पाया, ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं देख लूंगी। और तभी जीवान उसके बहुत क्लोज आ जाता है और कहता है देखो मुझ में किस चीज की कमी है, मुझ में तुम क्यों बाहर किसी लड़के को ढूंढ रही हो? क्या तुम मुझे माफ करके एक चांस नहीं दे सकती? तो वो जानबूझकर अपनी शर्ट ठीक करने लगती है ताकि उसकी नेक पे पड़े मार्क्स वो देख ले। और ऐसा ही होता है, वो उन मार्क्स को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है
ये क्या, तुम किसी और आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी हो, तुमने मुझे चीट किया है। तो जियान उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगा था मुझे जब मैंने तुम्हें याओ याओ के साथ देखा था, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो कार में बैठने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर यू आ जाता है। तो वो उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ऐसे मुझे चेस नहीं कर सकते। तो वो कहता है, मैं तो बस तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। तो वो उससे बहुत रूडली बात करती है और कहती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो उसका हाथ पकड़कर किस कर लेता है और कहता है, क्या आज रात हम फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो वो मुंह पर हाथ रखती है और कहती है, पागल हो गए हो क्या तुम, अगर किसी ने सुन लिया तो मैं अभी तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम उसे घर पर देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और वो लड़का भी इतना हैंडसम है, तुम दोनों का बच्चा तो बहुत प्यारा होगा, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है उसे देखने के लिए। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो यू को कॉल करती है और कहती है कि आज रात मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ क्लब में। तो वो कहता है, नहीं आज तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं पार्ट टाइम कहीं और भी जॉब करता हूँ। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो मन में सोचती है कि शायद ये किसी और कस्टमर को डील कर रहा है। और वो उससे कहती है, ठीक है अगर तुम 11 बजे तक क्लब में आ गए तो सही है, नहीं तो मैं किसी और को हायर कर लूंगी। और वो बेचारा कुछ कह नहीं पाता क्योंकि आज उसे अब्रॉड एक मीटिंग अटेंड करने जाना था। इसके बाद वो क्लब में जाती है और मैनेजर से कहती है, यू को बुलाओ, लेकिन यू वहाँ पर होता ही नहीं है। इस वजह से वो उसे कहते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है, उसकी आज पार्ट टाइम जॉब थी। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, ठीक है किसी और को मेरे लिए भेजो। तो मैनेजर मजबूर होकर एक लड़के को उसके पास भेज देता है। और तभी वहाँ पर यू आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि मैनेजर ने जियांग के पास किसी और लड़के को भेज दिया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मरना चाहते हो। पर अंदर जाता है जहाँ वो लड़का जियांग के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तो यू जियांग से कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो वो जानबूझकर उसे जलाने के लिए कहती है, हाँ तो तुम नहीं तो कोई और सही। ये सुनकर यू गुस्से में उस लड़के को वहाँ से जाने को कहता है। तो वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद यू जियांग के पास बैठकर उसे यकीन दिलाने लगता है कि वो किसी और पार्टनर को अटेंड नहीं कर रहा था बल्कि एक जरूरी काम में फंसा हुआ था और उसको किस करने लग जाता है। जिसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और वाइल्ड रोमांस करने लगते हैं। लेकिन तभी जियांग उसे रोकती है और उसे कहती है कि पहले ये रूल्स पढ़ लो। तो वो कहता है, यार ये कौन सा टाइम है रूल्स पढ़ाने का, मैं बाद में पढ़ लूंगा, अभी हमारे रोमांस को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन वो कहती है, नहीं अभी के अभी पढ़ो। तो वो पढ़ने लगता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो किसिंग के वक्त उसकी टंग के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये सुनकर वो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है, ये कौन सी शर्त है। तो वो मन में कहती है कि हाँ इससे मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि मैं इसके साथ फिजिकली अटैच हो जाऊँ, तो ये ठीक रहेगा। जिसके बाद वो आगे की शर्तें पढ़ने लग जाता है और वो भी ऐसी ही थी। उसने अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को टच न करने को बोला हुआ था। ये पढ़कर यू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि नहीं मैं इनमें से कोई भी शर्त नहीं मानूंगा। और वो पेपर्स फाड़ कर फेंक देता है और उसे किस करने लग जाता है। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब जियांग की आंख खुलती है तो उसको बहुत दर्द हो रहा होता है और तभी यू भी उठ जाता है और इसे कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। तो वो कहती है, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, वैसे भी हमारा कोई रिलेशनशिप थोड़ी है जो तुम मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो। तो वो कहता है, नहीं मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं अभी तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ। जिसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है और डॉक्टर वहाँ पर आती है और जियांग को एक खाने की दवाई देती है और एक लगाने की। तो वो दवाई लेकर जियांग के पास बैठ जाता है और कहता है, लो मैं लगा दूं। तो वो कहती है, नहीं मैं खुद लगा लूंगी। तो वो फोर्स करता है और कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है इसलिए मैं दवाई लगाना चाहता हूँ। जिसके बाद जियांग सोचने लगती है कि बस एक बार वो प्रेग्नेंट हो जाए फिर इसको छोड़ दूंगी। और तभी उसको पता नहीं क्या होता है और वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है कि मुझे दुख क्यों हो रहा है, क्या मैं इस लड़के को पसंद करने लगती हूँ। लेकिन फिर खुद ही कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी प्रोस्टिट्यूट को पसंद कैसे कर सकती हूँ, ये तो उसका काम है रोज का, आज मैं तो कल कोई और। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा दुखी होता है और 30 मिलियन के चेक को देख रहा होता है। तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं, क्या हुआ है। तो वो उनको बताता है कि जियांग ने उसको ये चेक भेजा है पैसे देने का, मतलब ये था, यानी वो आगे उससे नहीं मिलना चाहती। और इसी बात पर वो बहुत ज्यादा सैड था। तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लड़कियों की कमी है जो तुम उसके लिए एक प्रोस्टिट्यूट बन गया।
लेकिन वो सबकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और कहता है कि तुम लोग क्या जानो, ये 30 मिलियन का चेक नहीं बल्कि उसका प्यार है जो उसने मेरे लिए भेजा है, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जिसे पीरियड्स आ जाते हैं और वो सोच में पड़ जाती है कि अब दोबारा यू से कैसे कांटेक्ट करूं, लेकिन फिर वो सोचती है कि किसी और को ढूंढने से बेहतर है कि मैं दोबारा उसी से ही कांटेक्ट कर लूं। जिसके बाद वो बहुत सोचकर उसका नंबर मिलाती है। दूसरी तरफ यू जो कोई फाइल पड़ा होता है उसका नंबर देखकर एकदम खुश हो जाता है और जल्दी से कॉल उठाने लगता है, लेकिन तभी वो खुद को एकदम काम डाउन करता है और फिर कॉल उठाता है और कहता है, क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल क्यों की है, तुमने तो मुझे पैसे दे दिए थे ना, तो अब? तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, मुझे पीरियड्स आ गए हैं। तो वो रहता है और बोलता है, दोस्त का मतलब अब हमें दोबारा से कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो वो कहती है कि हाँ, इस बार मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगी, तो कैसा है? वो कहता है, अच्छा ठीक है। जिसके बाद वो इतना खुश होता है कि डांस भी करने लग जाता है और ये देखकर उसका फ्रेंड बहुत हैरान होता है। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो यू को लेकर होटल रूम में जाती है और कहती है, क्या तुम तैयार हो? तो वो कहता है। जिसके बाद दोनों रोमांस करने लग जाते हैं और बहुत वाइल्ड रोमांस कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो जियांग को देखने लगता है और सोचने लगता है कि काश ये मुझे हमेशा के लिए मिल जाए, और उसके फोरहेड पर किस करता है। तभी जियांग का फोन बजने लगता है तो यू उसका फोन उठाता है तो जी युआन की कॉल होती है, जिसे वो पिक कर लेता है। तो जी युआन कहता है कि फाइनली तुमने मेरी कॉल पिक कर ली, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी यू से कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल क्यों की है। उसकी आवाज सुनकर जी युआन एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को अप्रोच करने की। लेकिन यू उसके बाद ऊपर ध्यान नहीं देता और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद जी युआन गुस्से से पागल हो जाता है और किसी को कॉल करता है और कहता है कि अभी के अभी पता लगाओ कि जियांग किसे डेट कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि जब से तुम ये प्रेग्नेंट होने के चक्कर में पड़ी हो मुझे तो भूल ही गई हो। और तभी वहाँ पर जी युआन आ जाता है और वो जियांग को कहता है कि तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर देता हूँ। ये सुनकर जियांग को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सिर पर एक वाइन की बोतल तोड़ देती है, जिससे जी युआन को बहुत चोट भी लगती है और ये न्यूज इंटरनेट पर बहुत वायरल हो जाती है। तो युआ का असिस्टेंट उसे वो पिक्चर दिखाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो वो कहता है, तुम अपनी फालतू बकवास बंद रखो, मेरा दिल जानता है मेरे लिए सिर्फ वही बेस्ट है। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो यू के ग्रैंडपा के हैप्पी बर्थडे पर जाती है और बहुत सुंदर लग रही होती है। और वहाँ पर यू भी आता है, लेकिन वो जियांग की वजह से मास्क पहन कर आता है ताकि वो उसे पहचान ना ले। और तभी जियांग यू को देखती है तो उसके मन में ख्याल आता है कि ये तो एकदम मेरे बॉयफ्रेंड जैसा लग रहा है। लेकिन फिर वो मन में कहती है कि वो कैसे हो सकता है, वो तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। मैं भी फालतू में ज्यादा सोच रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं हर वक्त उसके बारे में ही सोचती रहती हूँ। और अभी वो ये सब सोच ही रही होती है तभी जी युआन दोबारा से जियांग को हैरेस करने के लिए वहाँ आ जाता है और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। और ये सब दूर खड़ा हुआ यू भी देख रहा होता है और उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो वहाँ आता है और जी युआन को पकड़कर उसे जियांग से दूर करता है और कहता है कि आज मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। और फिर उसके सामने ही जियांग से डांस का पूछता है तो वो डांस के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद दोनों एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं जो देखकर यू के ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं और अब वो चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो जाए। जिसके बाद जियांग यू को गौर से देखने लगती है और मन में कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड ही है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और क्लब जाती है जहाँ पर यू उसे पहले पहुँच जाता है और इस तरह वो उसे पकड़ नहीं पाती। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो किसी आदमी को टच कर लेता है और उसके बाद ही उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिसके बाद जैसे ही उसे होश आता है तो वो जियांग के साथ हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि अब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। तभी उसकी नज़र यू की बॉक्स पर पड़ती है और वो कहती है ये क्या हुआ है। तो वो कहता है छोड़ो मैं बाद में बताऊंगा और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यू को देखते हैं जो जी युआन के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं और जियांग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जियांग से दूर रहो। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो गुस्से से भी समझा सकता हूँ। यू के जाने के बाद जियांग उसे बुरा भला कहने लगता है और कहता है देखना वो तुम्हें भी डंप कर देगी। जिसके बाद वो कार में बैठा होता है तभी असिस्टेंट उसे कहता है सर क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और यू से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको मैडम को सच बता देना चाहिए कि आप कौन हैं। तो वो सोच में पड़ जाता है
जिसके बाद हम जिया को देखते हैं जो ऑफिस में एक बहुत सुंदर सा बुके रिसीव करती है। तो पहले तो वो समझती है कि शायद जी युआन ने भेजा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो यू ने भेजा है तो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद हम जिया को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो अपनी फ्रेंड के साथ आई होती है। तभी वहाँ हम एक आदमी देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड उसे डंप करके वहाँ से चली जाती है। तो वो आदमी उठकर जिया के पास आता है और उसे कहता है कि तुम तो बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें खुद प्रिंस ने सिलेक्ट किया है। अगर तुम्हें प्रिंस सिलेक्ट नहीं करता तो तुम मेरी होती, लेकिन प्रिंस तुमसे मैरिज करना चाहता है। ये सुनकर वो बहुत हैरान होती है और कहती है मैं तो प्रिंस को जानती तक नहीं। और तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर वो बहुत खुश होती है। जिसके बाद उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारे इतने लंबे सब्र का आज तुम्हें फल मिल ही गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि जियांग को पहले से ही पता है कि प्रिंस और यू एक ही आदमी है। उसकी दोस्त कहती है कि अब तुम क्या करोगी? तो वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो उसे पीछे नहीं हट सकता। लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो उसे मुझसे रिलेशनशिप तोड़ना ही होगा। जिसके बाद वो यू से मिलने वापस से क्लब जाती है जहाँ पर यू ने उसके लिए कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो वो उसे देखकर मन में कहती है कि एक प्रिंस होकर इसने मेरे लिए कितनी दिक्कतें उठाई हैं। क्या ये मुझसे सच में प्यार करता है या फिर ये भी सिर्फ एक चाल है मुझे अपने प्यार में फंसाने का? जिसके बाद यू उसे बैठने को कहता है और वो जैसे ही खाना शुरू करने लगती है उसे वॉमिट जैसा फील होने लगता है। तो ये देखकर यू बहुत परेशान हो जाता है और उसे कहता है क्या हुआ तुम्हें, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तो वो कहती है नहीं, मैं डॉक्टर के पास से ही आई हूँ और उसे रिपोर्ट दिखाती है। तो वो रिपोर्ट देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने कहा था कि प्रेगनेंसी के बाद उनकी कोलैबोरेशन खत्म हो जाएगी। तो वो थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तुम्हारा ख्याल रखने के लिए? तो वो कहती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है और उसे 100 का एक चेक देती है। तो वो चुप होकर बैठ जाता है और उसे कुछ कहने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो उसे कहती है मुझे सब कुछ पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। तुमने मुझसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, तुम्हारा नाम भी झूठा था, तुम्हारा काम भी झूठा था। मुझे सब सच पता है कि तुम प्रिंस हो और ये होटल और बार भी तुम्हारे ही हैं। तो वो कहता है आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वो उसे कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। और कहती है कि मुझे उम्मीद है अब हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ यू अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत दुखी बैठा होता है और कहता है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं जो एक बैंक्वेट में होती है और वहाँ पर सब लोग उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप कौन है ये उसको पता तक नहीं है। तभी वहाँ पर यू आता है और सबके सामने उसे अपने पास खींचकर कहता है कि अब मैं और छुपाना नहीं चाहता, मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ कि इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, मैं इसके बच्चे का बाप हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और जिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें पहली दफा देख रही हूँ। तो वो उसे कहता है प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद वो उसके साथ जाती है और उसे कहती है कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था और सब कुछ पहले से ही सेटल हो चुका था तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें आज सब सच बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी मुझे टच करे तो मुझे एलर्जी हो जाती है, मेरा सांस फूलने लगता है, मेरी बॉडी पे रेड मार्क्स पड़ जाते हैं और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन जब क्लब में पहली दफा तुमने मुझे किस किया तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरे लिए बनी हो। उसके बाद मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया तो पता चला कि तुम किसी मेल मॉडल को ढूंढ रही हो। मैंने तुम्हें प्रिंस बनकर अप्रोच करने की कोशिश की थी लेकिन तुमने मुझे कोई रिएक्शन नहीं दिया। जिसके बाद मुझे मजबूरी में मेल मॉडल बनना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था और ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे करीब आने के लिए किया। मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी और को ढूंढ लो। जिसके बाद वो उसके सामने नी डाउन हो जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक चांस दो और रिंग निकालकर उसे प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बना दूंगा, हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, सिर्फ एक चांस मुझे दे दो। और वो रिंग को देखकर सोच में पड़ जाती है अब वो क्या जवाब देगी और क्या वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। मिलते हैं एक न्यू ड्रामा के साथ।